आज के इस विश्लेषण में हम सीधे ग्लोबल डिफेंस डेवलपमेंट्स के उस तेजी से बदलते मंजर में उतरेंगे जो ये साफ दिखाता है कि दुनिया भर के देश कितनी अर्जेंसी के साथ अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इन अत्याधुनिक हथियारों और ग्लोबल कूटनीति के इस पेचीदा जाल को समझना आज के समय में बेहद जरूरी है। तो आज हम किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं? शुरुआत करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप्स और खतरों से, फिर बढ़ेंगे ऑटोनॉमस वॉरफेयर की क्रांति की तरफ, जमीन और हवा में हो रहे नए अपग्रेड्स को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे एक बहुत बड़े राफेल स्टैंड ऑफ की। तो सबसे पहले इन ग्लोबल पार्टनरशिप्स और उभरते खतरों के वर्तमान परिदृश्य पर एक नजर डालते हैं जो आज के डिफेंस लैंडस्केप का आधार बनाते हैं। ग्लोबल अलायंसेस की बात करें तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक हालिया बयान बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने अमेरिका के ऐतिहासिक एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ भारत के साथ एक ग्रेट पार्टनरशिप को और गहरा करने पर जोर दिया। ये क्लियरली दिखाता है कि बड़ी ताकतें अपने स्ट्रेटेजिक रिश्तों को लेकर कितनी सीरियस हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप्स बढ़ रही हैं तो खतरे भी तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने रज़म 250 सामने रखी है, जो कि 300 किलोमीटर रेंज वाली एक स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, और वहीं दूसरी तरफ यूके की रॉयल एयरफोर्स ने मिडिल ईस्ट में अपने यूरोफाइटर जेट्स पर बिल्कुल नए और कम लागत वाले एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अब आते हैं आज के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, स्वायत्त युद्ध क्रांति यानी ऑटोनॉमस वॉरफेयर रेवोल्यूशन। दरअसल पूरी दुनिया में अनमैन्ड टेक यानी मानव रहित तकनीक की तरफ एक मैसिव शिफ्ट हो रहा है। पुणे की N3X लैब्स का राफू रोबोटिक कुत्ता इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। ये विचार करने वाली बात है कि टोही मिशन और लॉजिस्टिक्स के लिए अब इंसानों की नहीं, इन ऑटोनॉमस मशीनों की जरूरत होगी, और इसी दिशा में DRDO ने भी नेक्स्ट जेन आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए एक नया 30 मिलीमीटर का अनमैन्ड टैरेट तैयार कर लिया है। इस पूरे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट में लॉइटरिंग मिनिशंस का रोल सबसे क्रूशियल है। आसान भाषा में ये ऐसे स्मार्ट हथियार हैं जो टारगेट एरिया के ऊपर चुपचाप मंडराते रहते हैं और जैसे ही टारगेट दिखता है सीधा हमला कर देते हैं। इन्हें अब BMP-2 इन्फेंट्री व्हीकल्स पर इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि 15 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से लोकेट करके तबाह किया जा सके। और इस क्षमता का एक जोरदार डेमो हाल ही में निबे लिमिटेड के वायु अस्त्रा 1 ने दिया। इसने इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करके रात के अंधेरे में 100 किलोमीटर दूर एक प्रिसिजन स्ट्राइक की, और इसकी अचूकता 1 मीटर से भी कम, साथ में 10 किलो का वॉरहेड। ये तकनीक लिटरली युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन एडवांस सिस्टम्स को अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए। यहीं एंट्री होती है 3D प्रिंटिंग की। डिफेंस सेक्टर्स इसका जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि यह सप्लाई चेन की झंझट को खत्म कर देता है। इसका मेन पर्पस ऐसे सस्ते क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के विशाल झुंड तैयार करना है जो अपनी भारी तादाद से किसी भी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ओवरवेल्म कर दे। चलिए अब देखते हैं कि इन हाईटेक हथियारों को सपोर्ट करने के लिए जमीन और हवा में क्या नए अपग्रेड्स किए जा रहे हैं। भविष्य की इन तकनीकों को जमीन पर उतारने के लिए बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जैसे RP डिफेंस को हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 29 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट उन हाई प्रेसिजन जर्मेनियम लेंस के लिए है जो थर्मल इमेजिंग और नाइट ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल होते हैं। सिर्फ हथियार ही नहीं, ग्राउंड पर काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा पर भी उतना ही फोकस है। DRDO अब इन्फेंट्री व्हीकल्स के लिए पुरानी स्टैंडर्ड फिक्स्ड सीटों को हटाकर ब्लास्ट रेटेड और सीलिंग सस्पेंडेड डिजाइन्स ला रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि विस्फोट होने पर झटका डायरेक्ट सैनिकों तक नहीं पहुंचेगा, जिससे उनके सर्वाइव करने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे। अगर एयर डिफेंस के बिल्कुल कटिंग एज की बात की जाए तो L&T और साउथ कोरिया की हानवा डिफेंस ने एक बड़ा समझौता किया है। ये दोनों फ्यूचरिस्टिक डायरेक्टेड एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम्स पर साथ काम करेंगे। सुनने में ये किसी साई-फाई मूवी जैसा जरूर लगता है, लेकिन हवा में उभरते नए खतरों से निपटने के लिए ये बिल्कुल अगला बड़ा कदम है। डोमेस्टिक एविएशन के क्षेत्र में भी काफी प्रोग्रेस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का तेजस MK2 प्रोटोटाइप पूरी तरह से ट्रैक पर है। मार्च 2027 में इसका फॉर्मल रोल आउट तय है। इसके बाद ग्राउंड ट्रायल्स, सिस्टम वैलिडेशन और टैक्सी टेस्टिंग का एक सख्त फेज शुरू होगा जो अंततः इसकी पहली ऐतिहासिक उड़ान तक जाएगा। और अब आते हैं इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर, राफेल स्टैंड ऑफ। देखते हैं कि ये सामरिक स्वायत्तता का मुद्दा क्यों इतना अहम है। इस आंकड़े पर गौर करना दिलचस्प है। $43 बिलियन भारत का 114 फाइटर जेट्स और 26 राफेल मरीन जेट्स एक्वायर करने का जो प्रपोजल है, उसकी अनुमानित वैल्यू लगभग इतनी ही है।
ये अमाउंट मैसिव है, लेकिन कूटनीति के खेल में ये पूरी डील इस वक्त टूटने के कगार पर खड़ी है। ये पूरा का पूरा स्टैंड ऑफ एक सिंगल डॉक्यूमेंट पर अटका हुआ है, जिसे इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट या आईसीडी कहते हैं। असल में ये वो क्रिटिकल डेटा होता है जिसके बिना विदेशी विमानों में स्वदेशी हथियारों या डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना नामुमकिन है, और फ्रांस फिलहाल ये डेटा देने से साफ इनकार कर रहा है। अब यहाँ एक बड़ी बॉटलनेक बन गई है। फ्रांस सिक्योरिटी चिंताओं का हवाला देकर इस क्रिटिकल एयरक्राफ्ट डेटा का एक्सेस रोक रहा है। वहीं भारत को ये आईसीडी हर हाल में चाहिए, क्योंकि इसके बिना भविष्य के सारे अपग्रेड्स के लिए डसॉल्ट एविएशन पर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस बनी रहेगी। और अगर हमें सच्ची टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी चाहिए तो ऐसी निर्भरता बिल्कुल मंजूर नहीं की जा सकती। फ्रांस का ये स्टैंड दरअसल एक बहुत बड़ी टेस्ट है कि वो भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को कितना सपोर्ट करता है। और ये सिचुएशन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस ग्लोबल डिफेंस मार्केट में जहां कॉन्ट्रैक्ट्स इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई किसी भी देश के लिए ट्रू मिलिट्री ऑटोनॉमी अचीव करना संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के युद्धों की दिशा तय करेगा।